सो वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, पहले इंडियन मार्केट और यूएस के मार्केट को थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसमें आपने देखेंगे कि यहाँ निफ्टी 0.41% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 0.29% की गिरावट हुई है और बैंक निफ्टी में भी 0.58 की गिरावट हुई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसा हमें लग रहा था ना कि मार्केट फिर दोबारा से बुलिश मोड में आ गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी मार्केट सेटल नहीं हुई है। अभी जो टैरिफ थी, जो ट्रम्प की थी, उसका असर है। और अगर यूएस के मार्केट को देखें तो वो भी लाल निशान के साथ ही बंद हुई है, लेकिन बस थोड़ा सा डाउ, थोड़ा सा इंक्रीज है, वो 0.52% का इंक्रीजमेंट है उसके अंदर। तो चलते हैं, जैसा कि जो हमारा क्या कहते हैं थंबनेल था, उस थंबनेल में भी इस तरह का, जिस तरह का लिखा हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं उनकी चांदी की चांदी है और ट्रम्प की टैरिफ उल्टी पड़ गई है। तो उसका क्या मतलब है वो अब देख लेते हैं। तो जैसे ये खबर आई थी कि जैसे डिक्सन है, ये संवर्धन मदरसन कंपनी है, कह रहे हैं कि जो यूएस के जो टैरिफ है मे बूस्ट द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ा सकते हैं। जो न्यूमोरा कहती है, न्यूमोरा एक क्या है, एक फाइनेंशियल रिसर्च एजेंसी है जो इस तरह के काम को बखूबी निभाती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर जैसे जो टैरिफ उन्होंने इंडिया के साथ लगाई, इसी तरह की टैरिफ उन्होंने अदर कंट्रीज पे भी लगाई है, लाइक चाइना या मैक्सिको वगैरह पे भी लगाई है। और तो उसमें क्या है कि अब क्या होगा कि जो जैसे चाइना, जब जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स वाली कंपनियां थी जो एक्सपोर्ट्स करती थी, उसमें चाइना नंबर 1 था। लेकिन चाइना के साथ में जो ये जो टैरिफ है ये बहुत हायर है, इंडिया की तुलना में भी बहुत हायर टैरिफ लगाई हुई है। जिससे क्या हुआ है कि यूएस को जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसकी ज़रूरत तो होगी, जिस चीज़ का कंजप्शन है वहाँ पे उसकी ज़रूरत तो होगी। तो उसके लिए क्या है, अगर यूएस अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके यहाँ पे जो वेजेस हैं बहुत ज़्यादा है, मजदूरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे उसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर चाइना से मंगाता है तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी चाइना के आइटम्स पे, तो चाइना के क्योंकि टैरिफ वो होता है। लेकिन उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि वो है इंडिया। इंडिया के अंदर जो वेजेस हैं बहुत कम है, मजदूरी बहुत कम है, जिससे कि इंडिया क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। और जो भारत की जो 2 बड़ी कंपनियां हैं उनमें एक तो डिक्सन, एक संवर्धन मदरसन, 2 बड़ी कंपनियां हैं। तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदा हो सकता है कहीं ना कहीं पे। और जैसे कि जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आधे से ज़्यादा तो चाइना से ही आते थे। अब हो सकता है कि उसका जो फायदा है वो इंडिया को मिल जाए, इंडिया की कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनीज हैं उनको मिल जाए, डिक्सन है, संवर्धन मदरसन जो ये कंपनीज हैं इनको मिल जाए। तो इसी की ही आधारशिला पर मैंने अपने जो थंबनेल है उसको डिज़ाइन किया था। फिर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें है कि जो टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनियां हैं उसमें जेफरीज ने अपना एक टारगेट प्राइस रखा था इन तीनों स्टॉक्स के लिए। जेफरीज आपको पता ही है कि एक वेल नोन कंपनी है जो फाइनेंशियल रिसर्च में काम करती है। तो इन्होंने क्या रखा था, पहले क्या दिया था, 165 का इन्होंने टारगेट दिया था, जो इन्होंने अब बढ़ा दिया है, 180 कर दिया है टाटा स्टील के लिए। और जो JSW स्टील है उसके लिए 850 का दिया था, जो पहले दिया था वो 920 कर दिया है इन्होंने। और जेफरीज अभी भी अपनी जो रेटिंग है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है कि इन शेयर्स को ना होल्ड करके रखना चाहिए, ये इतने छोटे शेयर्स नहीं है, ये आगे जाके बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें बॉटल केमिकल्स का जो शेयर है वो 16-17% तक बढ़ा है लगभग जब तक मार्केट बंद हुई है। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इम्पोजेस एंटी डंपिंग ऑन द इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इम्पोर्ट्स जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी इम्पोर्ट्स पर। किस चीज के इम्पोर्ट्स पर, इम्पोजिंग द एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड पे। इम्पोर्ट्स इस पे अगर इतनी ज़्यादा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे तो भारत में एक कंपनी है बोडल केमिकल्स नाम से, तो वो बोडल केमिकल इसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, तो उसका क्या होगा,
उसका वो बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगी उसकी। अगर बाहर से आएगा ही नहीं ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड, तो वो कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और उसका फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सब इन्होंने किया है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कब तक के लिए? 5 साल तक के लिए किया है। और ये कहाँ से कब तक से इफेक्ट होगा? 7 मार्च से इसका इफेक्ट हो गया, विद इफेक्ट हो गई है ये। तो इससे बोडल केमिकल्स को फायदा होगा, जिससे एकमात्र कंपनी है जो इस तरह का केमिकल प्रोड्यूस करती है। तो यही सब था इसमें। बाकी चलते हैं अगली खबर पे, जिसमें आवास फाइनेंशियरीज का जो शेयर है वो 7-8% तक ऊपर गया है। इसमें 9% लिखा हुआ है, सुबह की न्यूज़ है। इसमें हिट्स 5 मंथ हाई को हिट किया है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आवास फाइनेंसर्स ने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने अर्बन हाउसिंग के लिए सब्सिडी वगैरह स्कीम वगैरह प्रोवाइड करा रही। और जिन लोगों का ये कहते हैं ना कि ड्रीम्स ऑफ द हाउस ओनरशिप, जिन लोगों का सपना होता था कि हमारा एक घर होना चाहिए, जो लो इनकम ग्रुप्स होते थे या जो एम्पावरिंग द काउंटलेस इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स होते थे जिनका सपने होते थे, जो वीकर इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत आते थे, पॉवर्टी लाइन यानी बहुत गरीब लोग थे, तो उनके लिए घर आसानी से प्रोवाइड कराने का काम कर रही थी ये आवास फाइनेंसियर्स, और जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना को भी अपनी उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जिसकी वजह से ये शेयर का प्राइस इंक्रीज होने लग गया। चलते हैं अगली खबर के। इरेडा जो शेयर्स है उससे आई है। इरेडा का क्या है कि इरेडा ने एक जॉइंट वेंचर लगाया था जो था इरेडा जीएमआर एनर्जी, जीएमआर पावर, अर्बन इंफ्रा, जीएमआर लाइन एनर्जी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और एसजेवीएन के साथ मिलके इन्होंने एक क्या किया था, एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट में क्या था कि ये जो अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे 900 मेगावाट्स का नेपाल के अंदर। पर इसमें क्या था, इन्होंने अपनी फाइलिंग अभी जो की है, इन्होंने आरबीआई ने जो क्या किया, इनको अभी अप्रूवल नहीं दिया कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे, नेपाल के अंदर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें नेपाल के अंदर, उसको डेवलप करने के लिए जो 900 मेगावाट का अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है नेपाल के अंदर। तो जैसे इनको अप्रूवल मिलेगी, हो सकता है तब मतलब इरेडा का शेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होए जरूर। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आईआरबी इंफ्रा की है ये। इसका जो 18% ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई होता है, ईयर ऑन ईयर जंप हुई है रेवेन्यू के अंदर, लेकिन शेयर्स तब भी सीज प्रॉफिट बुकिंग, यानी शेयर्स तब भी ऊपर नहीं बढ़ रहा। प्रॉफिट बुकिंग की न्यूज भी आई है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उसमें, इस वजह से। थैंक यू सो मच। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इस तरह की जो अच्छी न्यूज़ें हैं मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।